वेलकम टू परफेक्शन आईएएस। परफेक्शन आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं अनुज सिंह और प्राचीन भारतीय इतिहास की श्रृंखला को लेकर के आया हूं और उसी कड़ी में आज जिस टॉपिक की हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है महाजनपद का काल। महाजनपद का काल। तो आप देखते हैं कि इसके पहले हम चर्चा जो कर रहे हैं अभी जो टॉपिक है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का इतिहास, और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में दो घटनाएं घटित हुई। हमने इसके पहले जो चर्चा की है पहले की वीडियो में आपने देखा होगा, सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में जो घटनाएं घटित हुई उसे सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के रूप में हमने देखा, जिसमें बौद्ध और जैन धर्म को आपने पढ़ा। और उसके बाद राजनीतिक क्षेत्र में जो घटनाएं घटित हुई उसे महाजनपद के काल के रूप में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ महाजनपद इस समय 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनपद का जो उद्भव हुआ, तो हम देखते हैं पहले कि उद्भव के कारण क्या थे। तो उद्भव के कारण में दो कारण की हम चर्चा करते हैं, एक राजनीतिक कारण और दूसरा आर्थिक कारण। यहाँ पर राजनीतिक कारण हम देखते हैं कि तत्कालीन समय में चूंकि उत्तर वैदिक काल से साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का विकास होता है, और जब साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का विकास होता है तो उस समय जो समाज है वह समाज युद्धरत समाज हो जाता है। तो यहाँ पर भी था उत्तर वैदिक काल की हम बात करते हैं कि तत्कालीन समय में समाज जो था वो युद्धरत समाज था, अर्थात शासकों में क्षेत्र विस्तार की नीति का पालन किया जा रहा था ताकि बड़े क्षेत्र पर शासक शासन कर सके। तो इस युद्धरत समाज में क्या था कि जो मजबूत जनपद के शासक होते थे वे छोटे जनपदों को पराजित करके अपने में शामिल कर लिए। तो यहां पर दो बातें हुई युद्धरत समाज में कि एक जो मजबूत जनपद के शासक थे कमजोर जनपद के शासक को पराजित करके उस जनपद को अपने मिला लिया, और इस प्रकार से कई जनपदों को मिला दिया तो एक महाजनपद हो गया। उसी तरीके से यहां पर जब देखते हैं कि जो कमजोर जनपद थे, तो एक ही कमजोर जनपद नहीं थे, कई कमजोर जनपद थे। तो जो कमजोर जनपद थे शक्तिशाली जनपद के भय से भयभीत होकर के उन्होंने आपस में एक गठबंधन बना लिया कि उनके भय से उनसे सुरक्षा के लिए हम लोग आपस में एकजुट हो जाए। तो जो मजबूत जनपद थे और मजबूत जनपद ने जो कमजोर जनपद को जीत करके अपने में मिला लिया, अर्थात ये महाजनपद का रूप ले लिया। ऐसे महाजनपद में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी, और जो कमजोर जो छोटे छोटे जो जनपद थे और एक संधि के तहत मजबूत जनपद के खिलाफ एकजुट हुए थे, वहां पर गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापित हुई। तो यहां पर देखेंगे कि तत्कालीन समाज युद्धरत समाज था, और उस युद्धरत समाज के फलस्वरूप क्या होता है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनपद का उदय होता है। दूसरा कारण आर्थिक कारण कि 6ठी शताब्दी इसमें देखते हैं उत्तर वैदिक काल में लोहे का आविष्कार हुआ। लोहे के आविष्कार से कृषि का विकास हुआ, और कृषि के विकास ने क्या किया कि लोगों को अधिक से अधिक भूमि पर कब्जा करने की प्रवृत्ति का जन्म दे दिया, और इसीलिए इस समय कहते हैं कि साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का जन्म हुआ। तो लोहे के आविष्कार से क्या होता है, साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का जन्म होता है, और यही साम्राज्यवादी प्रवृत्ति जनपद को महाजनपद में कन्वर्ट कर देता है, बदल देता है। तो ये आपने देखा कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो महाजनपद, ठीक है, महाजनपद का उदय हुआ था, वो टोटल 16 महाजनपद थे। तो महाजनपद के उदय के कारण के विषय में अभी हमने चर्चा किया है। तो ये महाजनपद जो थे टोटल 16 महाजनपद थे। 14 महाजनपद में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी और 2 महाजनपद में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। सर्वप्रथम बात करते हैं कि बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिला है। अब यहां पर आपने देख लिया कि 16 महाजनपद में 14 में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है, 2 में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है। अब इसी 16 महाजनपद को लेकर के हमें चलना है। ये देखिए 16 महाजनपद का मैप आपके सामने है। यही 16 महाजनपद तत्कालीन समय में भारत में थे, और इन्हीं महाजनपदों को हम एक एक करके बताएंगे। इसमें आपको जो मुख्य रूप से जानना है वो जानना ये है कि ये महाजनपद वर्तमान में कहाँ पर अवस्थित है
इस महाजनपद की तत्कालीन समय में राजधानी कहाँ थी, और यह महाजनपद, अगर इस महाजनपद की कोई विशेषता थी, किसी कारण से प्रसिद्धि थी, तो हम उसके विषय में देखेंगे। इतने ही चीज़ को समेट लेंगे, इतने ही चीज़ को पढ़ लेंगे, तो यहीं से हमें क्वेश्चन मिल जाएगा। तो अब देखिए, सबसे पहले है कंबोज महाजनपद की हम बात करें। सबसे पहले हम कंबोज महाजनपद की बात करें। पहला है कंबोज, ठीक है, कंबोज महाजनपद की बात करें तो ये कंबोज महाजनपद जो है, ये कंबोज महाजनपद वर्तमान के राजौरी के क्षेत्र में है। मतलब आधुनिक राजौरी एवं हजारा का क्षेत्र है। ये देख रहे हैं यहाँ पर कंबोज महाजनपद आधुनिक राजौरी और हजारा का क्षेत्र है, ठीक है। और कह सकते हैं कि इसका जो विस्तार था तत्कालीन समय में हिंदू कुश से लेकर के काबुल तक के क्षेत्र में था। तो हिंदू कुश से लेकर के काबुल तक के क्षेत्र में इसका विस्तार था, इस कंबोज महाजनपद का। इसकी राजधानी जो थी, इसकी राजधानी हाटक में थी। कंबोज राजधानी, कंबोज महाजनपद की राजधानी हाटक में थी। और तत्कालीन समय में कंबोज महाजनपद जो प्रसिद्ध था, जिसकी इसकी महत्ता थी, इसकी महत्ता थी श्रेष्ठ घोड़ों के लिए। वहाँ से उत्तम किस्म के घोड़े, श्रेष्ठ घोड़े का आयात होता था। वहाँ से श्रेष्ठ घोड़े भारत के अन्य महाजनपदों में लाए जाते थे। तो ये था कंबोज महाजनपद। दूसरा है, उसके नीचे हम देखते हैं, ये है गांधार महाजनपद। देखते चलिए एक एक महाजनपद को। ये है गांधार महाजनपद, ठीक है। ये गांधार महाजनपद जो है आधुनिक पेशावर, मतलब ये पाकिस्तान के क्षेत्र में आधुनिक पेशावर एवं रावलपिंडी का क्षेत्र है। और इस गांधार महाजनपद की जो राजधानी थी, वो राजधानी तक्षशिला में थी। इस गांधार महाजनपद की राजधानी कहाँ पे थी? तक्षशिला में थी। और यह गांधार महाजनपद तत्कालीन समय में जो प्रसिद्ध था, दो कारणों से प्रसिद्ध था। एक तो यह शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था, ठीक है। तक्षशिला में विश्वविद्यालय, जो शिक्षा का विश्वविद्यालय अवस्थित था, अर्थात यह शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र था। और यह गांधार महाजनपद जो था, वह व्यापार वाणिज्य के दृष्टिकोण से भी प्रसिद्ध था। इसलिए कि इसी महाजनपद से होकर के, ठीक, इसलिए इसी महाजनपद से होकर के ये भारत का जो महत्वपूर्ण जो व्यापारिक मार्ग था, जो यहाँ से चलकर के ऐसे जाता था, उत्तरापथ, इसी महाजनपद से होकर के जाता था। और इसीलिए हमने कहा कि गांधार महाजनपद जो है, अर्थात उसकी राजधानी जो तक्षशिला में थी, तत्कालीन समय का एक महत्वपूर्ण महाजनपद के रूप में हम देखते जाना जाता है। इसके बाद हम आते हैं, नीचे आते हैं यहाँ पर मत्स्य महाजनपद में हम बात करें। ये मत्स्य महाजनपद तीसरे महाजनपद के रूप में हम देखेंगे, मत्स्य महाजनपद। तो इस मत्स्य महाजनपद है, ये मत्स्य महाजनपद वर्तमान के, अगर वर्तमान से लोकेट करेंगे इसको, राजस्थान के जयपुर, अलवर एवं भरतपुर का क्षेत्र था, ठीक है। मत्स्य महाजनपद वर्तमान के जयपुर, भरतपुर और अलवर का क्षेत्र था। और इसकी राजधानी जो थी वो विराटनगर में थी। उस समय यह एक महाजनपद है राजस्थान की, कोई विशेष इसकी महत्ता और उपलब्धि नहीं थी, इसलिए इसकी उपलब्धि और इसकी विशेषता पर हम चर्चा नहीं करेंगे। इसी मत्स्य महाजनपद से लगा हुआ यहाँ पर आप देख रहे हैं है सुरसेन। मत्स्य महाजनपद से लगा ही है सुरसेन। और सुरसेन जो था, ये सुरसेन महाजनपद तत्कालीन वर्तमान के मथुरा एवं उसके समीपवर्ती क्षेत्र को सुरसेन महाजनपद के नाम से जाना जाता है। मथुरा और उसके समीपवर्ती क्षेत्र। और इसकी जो राजधानी थी वो कहाँ थी? मथुरा में थी। इसकी राजधानी मथुरा में थी। जो मथुरा तत्कालीन समय में वहाँ पर महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए गए थे और वहाँ के शासक महात्मा बुद्ध के उपदेशों से अत्यधिक प्रभावित हुआ था। तो ये सुरसेन महाजनपद को आप देख रहे थे, ये उत्तर प्रदेश के मथुरा और उसके समीपवर्ती क्षेत्र में अवस्थित है। उसके नीचे हम देख रहे हैं ये अवंती महाजनपद। ये देखिए, ये अवंती महाजनपद जो है वो मालवा के क्षेत्र में अवस्थित ये महाजनपद है। ये अवंती महाजनपद, ये पांचवा महाजनपद हो गया, 1, 2, 3,
ठीक है, 4 ये 5 अवंती महाजनपद ये आधुनिक मालवा के क्षेत्र में अवस्थित महाजनपद था। मध्य प्रदेश में मालवा का क्षेत्र है, आपको पता होगा कि वहाँ उस क्षेत्र में अवस्थित यह महाजनपद था और इस महाजनपद की 2 राजधानियाँ थीं। उत्तरी राजधानी को उज्जैनी कहा गया, उज्जैनी में उत्तरी राजधानी थी, और दक्षिणी राजधानी माहिष्मती में थी। अर्थात इसकी 2 राजधानियाँ थी, उत्तरी और दक्षिणी। उत्तरी राजधानी उज्जैनी में और दक्षिण राजधानी माहिष्मती में थी। और यह अवंती जो था तत्कालीन समय का एक विशाल महाजनपद भी था। क्यों? इसकी जो सीमा है, दक्षिणी सीमा, यह असमक तक जाता था, अर्थात दक्षिण भारत तक भी इसका क्षेत्र विस्तार था। ठीक है, यह एक विशाल महाजनपद था और शक्तिशाली भी था। इस महाजनपद में, इसके जंगलों में लोहे की खान थे, और लोहे की खान से क्या हुआ कि लौह उपकरण बनाना आवश्यक हो गया। लौह उपकरण बनाना ये इस समय जो था आसान हो गया, और इस लोहे की खान से क्या हुआ कि वहाँ पर कृषि क्षेत्र का प्रसार भी हुआ। तो अवंती महाजनपद के जंगलों में लोहे की उपलब्धता से कृषि का विकास हुआ, और साथ ही साथ वहाँ का शासक सैनिक दृष्टिकोण से भी मजबूत हो गया। ये था अवंती महाजनपद। अब हम छठे में देखते हैं। अवंती महाजनपद के बाद की बात करें, चेदी महाजनपद, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये चेदी महाजनपद है। ये चेदी महाजनपद है। ये चेदी महाजनपद आधुनिक बुंदेलखंड का पूर्वी क्षेत्र है। ये चेदी महाजनपद आधुनिक बुंदेलखंड का पूर्वी क्षेत्र है, और इसकी राजधानी जो तत्कालीन समय में थी वो शक्तिमती थी। राजधानी शक्तिमती थी। ये चेदी महाजनपद की हम बात कर रहे थे। चेदी के बाद हम देखते हैं, इसी के नीचे हम चले आते हैं, अशमक महाजनपद आप देख रहे हैं। ये अशमक महाजनपद जो है, ये अशमक महाजनपद दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद है, और यह गोदावरी नदी के दक्षिणी तट पर अवस्थित था। अशमक महाजनपद गोदावरी नदी के दक्षिणी तट पर अवस्थित था, और इसकी जो राजधानी थी वह पोतन में थी। अशमक महाजनपद की राजधानी पोतन में थी, और अशमक महाजनपद की विशेषता यह है कि दक्षिण भारत का यह एकमात्र महाजनपद था। इसके बाद हम बात करते, फिर ऊपर आते हैं, यहाँ पर 8 में आते हैं। 16 महाजनपद में 8वां महाजनपद कुरु महाजनपद। देखिए, ये कुरु महाजनपद जो है वर्तमान के दिल्ली, मेरठ एवं दक्षिण पूर्वी हरियाणा का क्षेत्र जो है वह कुरु महाजनपद का क्षेत्र है। ठीक है, कुरु महाजनपद की राजधानी जो थी वो इंद्रप्रस्थ में थी। और कुरु महाजनपद की विशेषता यह है कि इसी महाजनपद में महाभारत का युद्ध हुआ था। तो कुरु महाजनपद तत्कालीन समय का एक महत्वपूर्ण महाजनपद है, जिसके विषय में हम बात कर रहे थे। दूसरा इसके आगे है पांचाल महाजनपद, जो आप देख रहे हैं, ये है पांचाल महाजनपद। अब देखिए, पांचाल महाजनपद जो है वो आधुनिक रुहेलखंड का क्षेत्र है। पांचाल महाजनपद आधुनिक रुहेलखंड का क्षेत्र है, और इस रुहेलखंड के क्षेत्र में बरेली, बदायूं एवं फर्रुखाबाद, अर्थात उत्तर प्रदेश में रुहेलखंड का क्षेत्र है, और इस रुहेलखंड के क्षेत्र में 3 जिले आते हैं, बरेली, बदायूं एवं फर्रुखाबाद। अब देखिए कि यही पांचाल की विशेषता ये हम बताएंगे आगे। पांचाल महाजनपद की भी 2 राजधानियां थी। एक राजधानी जो हम कहते हैं अहिछत्र में थी, और एक राजधानी कामपिल्ली में थी। तो 2 राजधानियां थी, उत्तरी राजधानी अहिछत्र में और दक्षिण राजधानी कामपिल्ली में। ये पांचाल महाजनपद की थी, और इस पांचाल महाजनपद की विशेषता है कि पांचाली द्रौपदी जो थी इसी महाजनपद की थी। यह महाजनपद अपने बुद्धि, विवेक, ज्ञान के लिए प्रसिद्ध है। बड़े बड़े दार्शनिक इस महाजनपद में हुए। तो ये पांचाल महाजनपद की हम बात कर रहे थे। पांचाल महाजनपद के बाद जो हम बात करते हैं, इसी के नीचे हम आते हैं 9वें महाजनपद में।
कोसल महाजनपद, ये देखिए कोसल, पांचाल महाजनपद के बाद हम बात करेंगे कोसल महाजनपद पर। ये कोसल महाजनपद ये गिनती में 10वां महाजनपद होगा। ये कोसल महाजनपद वर्तमान के उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में अवस्थित था। यह कोसल महाजनपद तो था एक विशाल महाजनपद था कि इस महाजनपद में अगर हम बात करें, कोसल महाजनपद की बात करें, तो इसकी पूर्वी सीमा वज्जी तक है, उत्तरी सीमा पांचाल के क्षेत्र तक है और इसकी पश्चिमी सीमा जो है वो पश्चिमी सीमा सूर से अर्थात बिंद के क्षेत्र तक यहां तक चलाता है और इसकी कोसल की जो दक्षिण सीमा है वो वत्स के समीप तक पहुंचता है। तो इसका मतलब कोसल महाजनपद तत्कालीन समय का एक विशाल महाजनपद था और इसकी भी 2 राजधानियां थी, उत्तरी राजधानी श्रावस्ती में और दक्षिण राजधानी कुशावती में थी। तो कोसल महाजनपद तत्कालीन समय का एक विशाल महाजनपद था जिसकी 2 राजधानियां हमने बताया, श्रावस्ती और कुशावती। उत्तरी राजधानी श्रावस्ती में है और दक्षिण राजधानी कुशावती में है। तो इन दोनों राजधानियों को आपने देखा ठीक से, और यह एक विशाल महाजनपद था, शक्तिशाली महाजनपद था जो हमने अभी बताया आपको। इसके आगे 11 नंबर पे आप देखिए, उसी के नीचे हम आते हैं मल्ल महाजनपद पर। कोसल के बाद हम कहाँ आते हैं? मल्ल महाजनपद, या कोसल के बाद फिर नीचे एक छूट रहा है वत्स पे आ जाइए। ये वत्स महाजनपद, वत्स महाजनपद जो है यह वर्तमान का कौशांबी और प्रयागराज का क्षेत्र है। वत्स महाजनपद वर्तमान का कौशांबी उत्तर प्रदेश में अवस्थित है, कौशांबी और प्रयागराज का क्षेत्र है और इस महाजनपद की राजधानी जो थी वो कौशांबी में थी। यह राजधानी, यह जो वत्स महाजनपद है तत्कालीन समय में व्यापार वाणिज्य के लिए प्रसिद्ध था। गंगा यमुना के किनारे यह अवस्थित महाजनपद तत्कालीन समय में व्यापार वाणिज्य के लिए प्रसिद्ध था। तो ये वत्स महाजनपद के विषय में आप देख रहे हैं। इसके आगे जो हम बात करेंगे वह है 12वां मल्ल महाजनपद। ये देखिए मल्ल महाजनपद जो है वह आधुनिक देवरिया, उत्तर प्रदेश में जिले हैं, आधुनिक देवरिया और गोरखपुर जिले में अवस्थित महाजनपद था। मल्ल महाजनपद आधुनिक देवरिया और गोरखपुर जिले में अवस्थित महाजनपद था और इसकी भी 2 राजधानियां हैं, एक कुशीनारा और दूसरा पावा। और ये दोनों राजधानियां कुशीनगर और पावा, ये दोनों राजधानियां ऐतिहासिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण इसलिए कि इसकी जो हम 2 राजधानी की बात किए, एक को कहे कुशीनगर और एक राजधानी है पावा। कुशीनगर और पावा दोनों का ऐतिहासिक महत्व है। कुशीनगर में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी और पावा में महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी और इसीलिए ये दोनों राजधानियां काफी महत्वपूर्ण, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जाता है। मल्ल महाजनपद में ध्यान रखिएगा, 2 महाजनपद की हमने चर्चा किया है कि 2 महाजनपद में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी, तो मल्ल महाजनपद में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। इस चीज को ध्यान रखना है। इसके बाद एक महाजनपद है, उसी के नीचे देखिए वज्जी, ठीक है, ये वज्जी महाजनपद है। ये वज्जी महाजनपद गंगा नदी के दक्षिण में अर्थात उत्तरी बिहार में 8 कुलों का एक संघ था और यहां पर भी गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। मल्ल में और वज्जी में ध्यान रखना है, यहां पर भी गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी और यह वज्जी महाजनपद उत्तरी बिहार में 8 कुलों का एक संघ था और इसकी राजधानी वैशाली में थी। वज्जी राजधानी भी तत्कालीन समय की एक महत्वपूर्ण महाजनपद है और वज्जी महाजनपद को आप देख रहे हैं कि इसकी उत्तरी सीमा नेपाल तक इसकी चली गई है और इसीलिए यह वज्जी महाजनपद उत्तरी बिहार का एक मजबूत और शक्तिशाली महाजनपद था। चूंकि गंगा नदी के दक्षिण तट पर अवस्थित है, इस कारण से इसकी व्यापारिक महत्ता भी बढ़ गई थी। अब इसके बाद हम देखते हैं
इसके बाद है वज्जी के बाद मगध, वज्जी के बाद ये काशी पे आ जाइए, यहीं पर काशी है। काशी ये वर्तमान की बनारस का क्षेत्र है और इसकी राजधानी वाराणसी में थी। ये काशी है, वर्तमान के ये बनारस का क्षेत्र है, इसकी राजधानी वाराणसी में थी। और काशी महाजनपद तत्कालीन समय में जो महत्वपूर्ण है, जिसकी महत्ता है, इसकी महत्ता के पीछे रीजन है कि चूंकि यह भी गंगा नदी के तट पर अवस्थित है, काशी महाजनपद अवस्थित था और इसलिए व्यापार वाणिज्य के दृष्टिकोण से यह भी महत्वपूर्ण था। काशी महाजनपद बनारस का जो क्षेत्र था वह वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र था और यहां पर वस्त्र उद्योग लगे हुए थे, तो इस कारण से आर्थिक रूप से इस काशी महाजनपद की महत्ता थी। उसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद आते हैं सीधे काशी से मगध पर। अब देखिए, ये मगध महाजनपद जो है आधुनिक गया और पटना जिले का क्षेत्र था और यह मगध महाजनपद तत्कालीन समय का एक विशाल और शक्तिशाली महाजनपद था। ये आर्थिक रूप से ये शक्तिशाली, आर्थिक रूप से मजबूत महाजनपद था। तो मगध महाजनपद तत्कालीन समय का एक विशाल महाजनपद था, आर्थिक रूप से संपन्न महाजनपद था और इस कारण से मगध महाजनपद की सुलहो महाजनपद में महत्ता अधिक थी। इसकी जो राजधानी थी वो राजधानी, प्रारंभिक राजधानी राजगिरी में थी और बाद की राजधानी पाटलिपुत्र में हुई। तो ये मगध महाजनपद आप देख रहे हैं, जो हम बता रहे हैं, ये मगध महाजनपद ये बिहार का एक महत्वपूर्ण महाजनपद है। दक्षिणी बिहार मतलब गंगा घाटी के, गंगा नदी के दक्षिणी क्षेत्र में अवस्थित है मगध महाजनपद और ये मगध महाजनपद 16 महाजनपद में सर्वाधिक विशाल और सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद था। आर्थिक रूप से समृद्धता भी यहाँ पे थी। लास्ट अब देखिए अंग, ये देखिए ये अंग महाजनपद है, ये आप देख रहे हैं। अंग महाजनपद वर्तमान के भागलपुर एवं मुंगेर के जिलों में अंग महाजनपद का विस्तार था। तो भागलपुर और मुंगेर जिले के क्षेत्र को तत्कालीन समय में अंग महाजनपद के नाम से जाना गया और इस महाजनपद की राजधानी जो थी वो राजधानी चंपा में थी। अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ पे थी? चंपा में थी। और अंग महाजनपद भी तत्कालीन समय का एक महत्वपूर्ण महाजनपद था। चूंकि गंगा नदी के किनारे अवस्थित यह महाजनपद था, इस कारण से इसकी भी व्यापारिक महत्ता बढ़ गई थी। ये 16 महाजनपद को आपने देखा कि 16 महाजनपद उस समय 6ठी शताब्दी ईस्वी का 16 महाजनपद वर्तमान में कहाँ पर अवस्थित था और उस महाजनपद की क्या विशेषता थी, क्या महत्ता थी, सिर्फ इन बातों को हमने फोकस किया। यहीं तक इस टॉपिक की जो विशेषता थी उसकी हमने चर्चा किया। आशा है कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैप में सभी जनपदों के विषय में उल्लेख किया गया है, सभी जनपदों को यहाँ पे दर्शा दिया गया है और उसी जनपद को हम एक एक करके हमने आगे चर्चा किया, डिस्कस किया है। थैंक यू।